हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आपका छठा मौलिक अधिकार जो है बताता हूँ। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा और ये कहा संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कि अगर इस मौलिक अधिकार को यहाँ न रखा जाए तो जो मौलिक अधिकार अन्य मौलिक अधिकार जनता को या नागरिकों को प्रदत्त किए गए तो उनका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य जो 5 मौलिक अधिकार हैं उनकी जो है गारंटी देता है। और यहाँ इसको मौलिक अधिकार यानी कि किसी व्यक्ति को जिसके कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल 6 के अंतर्गत भी मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वह इनके उपचार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। इसीलिए इसको जो संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। और ये आर्टिकल 32 जो है यहाँ पर नागरिकों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है और एक किस्म से ये सजग प्रहरी है आपका मौलिक अधिकारों का। अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करती है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो यहाँ सुरक्षा की पूर्ण गारंटी यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान किया गया आपको कि आप जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से हर ऐसी जो है याचिका को स्वीकार करेगा और रिट निकाल लेगा या निर्देश देगा। ठीक है जी। देखो एक बात हो रही है, अधिकार अगर किसी व्यक्ति को मिले भी हैं यानी कि अधिकारों का अस्तित्व है, लेकिन अगर अधिकारों के साथ उपचार नहीं प्रदान किए गए तो उन अधिकारों का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके साथ उपचार न जुड़ा हो, रेमेडी ना हो। तो इसीलिए आर्टिकल 32 में यहाँ पर नागरिकों को मौलिक अधिकारों के जो अस्तित्व है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर उपचार प्रदान किया गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 में को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड जो है ये कहता है कि भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अगर यहाँ सरकार ने राज्य ने उल्लंघन किया है तो वह व्यक्ति जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 32 का खंड 2 यह कहता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनके लिए निर्देश, आदेश और रिट निकाल सकता है, जिनमें कि 5 रिटें सम्मिलित हैं। यानी कि 5 रिटें कौन कौन सी निकाल सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि सबसे पुरानी रिट है, दुनिया की सबसे पुरानी रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। परम आदेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ये रिट निकालने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत जो संविधान ने प्रदान किए हैं। उसके बाद आर्टिकल 32(3) है, यहाँ संसद विधि बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत रिटें निकालने की शक्ति प्रदान की है, उस रिटें निकालने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी प्रदान कर सकता है। हालांकि ये रिटें निकालने की शक्ति जो है आर्टिकल 226 के अंतर्गत संविधान में ही उच्च न्यायालय को भी दी गई है, लेकिन संसद को यह पावर है कि आर्टिकल 32(3) के अंतर्गत वह जिला न्यायालय को भी इन रिटें निकालने की शक्ति प्रदान कर सकता है। पूछा गया प्रश्न पहले, क्या जिला न्यायालय को संसद विधि बनाकर रिट अधिकारता प्रदान कर सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, कर सकती है आर्टिकल 32(3) के अंतर्गत। आर्टिकल 32(4) ये कहता है कि भाग 3 में प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में अन्यथा उपबंध हैं उनके अधीन रहते हुए ये कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत यहाँ सुप्रीम कोर्ट को सजग प्रहरी बनाया गया है। इसके अंतर्गत अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण
आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है, तो उद्घोषणा का अनुसमर्थन जब संसद से पास हो जाता है तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो आर्टिकल 32 भी यहाँ पर निलंबित हो जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है, जब तक कि ऐसी आपातकाल जो है जारी रहती है। अब यहाँ एक चीज आती है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर दी गई है। देखो, ये न्यायपालिका में होनी भी जरूरी है, क्योंकि राज्य जो है यहाँ अपने हित के लिए कार्य करता है, जहाँ उसका हित होगा वैसे ही कार्य करेगा, लेकिन जो हित है उनसे जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट अटैक करता है, उनके कानूनों को शून्य घोषित कर देता है। और न्यायिक सक्रियता यहाँ न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि पूरी न्यायपालिका में होनी ही चाहिए। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत ये राज्य कभी कभी ऐसा होता है कि वो कानून बनाता ही नहीं, और वो समाज के लिए कानून अति आवश्यक होता है उस समय की परिस्थितियों के अंतर्गत, लेकिन वहाँ संसद जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाती, तो तब जो है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर कानून बनाने की अधिकारता रखता है, गाइडलाइंस जारी करता है। जो गाइडलाइन जैसे कि डी के बासु में जारी की थी, जोगिंदर सिंह में जारी की थी, विशाखा के मामले में जारी की थी, बोधिसत्व गौतम के मामले में जारी की थी, MC मेहता वर्षी तमिलनाडु राज्य के मामले में जारी की थी। तो अनेकों मामलों में, जैसे परमानंद कटारा के मामले में चिकित्सा सहायता के बारे में की थी, मुरली एस देवड़ा के मामले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से प्रतिषेधित किया था, तो सरकार का कोई कानून नहीं था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत ये कार्य किए थे, और ये कहा था इन मामलों में कि जब तक सरकार कानून नहीं बनाती तब तक ये गाइडलाइंस जो है, जो हमें कानून बना है, यही कानून का रूप जो है धारण करते रहेंगे, और इसको मानने के लिए यहाँ पर न्यायालय और अन्य लोक सेवक बाध्य होंगे, और सरकार जो है इनके अकॉर्डिंग या इनके अनुसरण में कानून बना रहे हैं। जैसे कि नालसा वाले मामले में जो थर्ड जेंडर थे उनके लिए कोई कानून नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, ना कोई आरक्षण उनको मिलता था, उनको ना पुरुष बने जे ना स्त्री बने जे। तो नालसा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार से गाइडलाइंस जारी की थी। तो समय समय पर यहाँ न्यायिक सक्रियता का प्रयोग जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। अब दूसरी बात यह लोकहितवाद। लोकहितवाद से पहले मैं आपसे जो है एक केस बताना चाहूंगा, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 SC। ये मामले में कहा गया है कि आर्टिकल 32 जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, और आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता। यानी कि आर्टिकल 32 जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इस मामले में कहा गया था, आता है एग्जाम में। अब करते हैं बात लोकहितवाद की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये कहा और कि जिस व्यक्ति को लोकस स्टैंडाई होती है, यानी कि जिसके अधिकारों का उल्लंघन होता है, वही न्यायालय की शरण ले सकता है। लेकिन भारत की जो स्थिति है उसके अंदर गरीब दबे कुचले लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। तो वहाँ कोई व्यक्ति या लोक हितकारी कोई संस्था, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, जैसे NGO वगैरह हैं, वे जो है उन लोगों की ओर से, गरीब लोगों की ओर से, जो निर्धन लोग हैं उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में लोकहितवाद दायर कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर आदेश जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भी ये कहा कि हमारे न्यायालय धनाढ्य लोगों के लिए नहीं है, हमारे न्यायालय उन लोगों के लिए भी है जो समाज में दबे कुचले वर्ग हैं, वे सीधे आए और उनकी जो समस्याएं हैं लोकहितवाद के माध्यम से हम उनका जो है स्वागत करेंगे, जिससे कि समाज का निर्धन
या दबा कुचला वर्ग या दुर्बल वर्ग जो है इस न्याय से वंचित न रह सके, इसीलिए जो है लोकहितवाद का उदय हुआ। लोकहितवाद में पीपल्स यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 के अंतर्गत जस्टिस भगवती ने इसको जो डेवलप किया था। जस्टिस भगवती इसके चैंपियन भी माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि लोकहितवाद के चैंपियन यानी हीरो कौन है, वे जो है जस्टिस भगवती हैं। उन्होंने सहर्ष जो है इसको स्वीकार किया। उसके बाद अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वे पंजीकृत क्यों ना हो, जो लोगों के हितों में कार्य करती हैं, अगर वे जो है उन लोगों की ओर से हमारे यहाँ पेटिशन फाइल करें, लोकहितवाद संस्थित करें, तो हम उसका स्वागत करेंगे और ऐसे समाज के दुर्बल कमजोर लोगों को जो न्याय प्रदान करेंगे। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन भारत का राष्ट्रपति AIR 1982 में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भी लिख दे तो हम चिट्ठी को ही याचिका मानेंगे, लोकहितवाद मानेंगे। उसमें जो है तकनीकी बारीकियों से उलझने की आवश्यकता नहीं है, जिसे पेटिशन में होता है। अगर लोकहितवाद है, सीधी चिट्ठी भी हमारे पास भेज दी तो उसको भी हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानेंगे और उसमें जो है निर्णय देंगे। और जो किसी राज्य का नागरिक है या बहुत से नागरिक हैं और वे अपने राज्य के किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जानते हैं तो उसके डायरेक्ट उसके यहाँ चिट्ठी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम उसको जो है लोकहितवाद के रूप में मानेंगे और वहाँ जो है आदेश जारी करेंगे। तो लोकहितवाद जो है इस प्रकार से बहुत आर्टिकल 21 के अंतर्गत अधिकांश से जितने भी क्या नाम जो केस लॉज हैं वे सब जो हैं लोकहितवाद से संबंधित हैं। सभी कुछ अपवादों को छोड़कर अन्यथा लोकहितवाद से संबंधित है सब के सब। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ। जब दुरुपयोग हुआ तो यहाँ पर एक केस आया कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट के मामले में। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 जो है ब्रह्म अस्त्र नहीं है जो सभी चीज़ों का इलाज कर सके। तो वहाँ पर जो है क्योंकि दुरुपयोग है, संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इसका दुरुपयोग हुआ। उसने कहा राष्ट्रगान के मामले में राष्ट्रगान से जो शब्द है सिंध उसको जो हटा देना चाहिए क्योंकि सिंध तो पाकिस्तान में चलेगा। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस संजीव भटनागर पर जो प्रतिकर लगाया। एक बात और है, भारत सरकार की आर्थिक मामलों के मामले में आर्थिक मामलों में जो है यहाँ लोकहितवाद संस्थित नहीं किया जाता। बाल्को का नाम क्रमकार वाले मामले में जो बाल्को कंपनी है उसके अगेंस्ट जो इस प्रकार से यहाँ एक लोकहितवाद लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, भारत सरकार के आर्थिक मामलों में हम लोकहितवाद के अंतर्गत जो है उसको स्वीकार नहीं कर सकते और उसमें रीट नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आर्टिकल 32 अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लोगों को यानी कि जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार है उनको जो है उनके लिए सजग प्रहरी है और न्याय प्रदान करता है। इसके बाद आता है कि क्या मौलिक अधिकारों का निलंबन भी हो सकता है। निलंबन मैंने बता दिया आर्टिकल 352 के अंतर्गत ये मैं अगर आपातकाल की घोषणा जारी कर दी तो वहाँ आर्टिकल 359 के अंदर उनका निलंबन हो सकता है। किनको जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त नहीं है या आर्टिकल 33 के अंतर्गत जो सेना सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनको जो है भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां आर्टिकल 34 कहता है जब सेना विधि लागू होती है उस समय भी भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों का के लिए जो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वो भी मार्शल लॉ के अंतर्गत जो नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंडेड हो जाते हैं। आर्टिकल 35 है कि जो मौलिक अधिकार आपको 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हैं उनको प्रभावी करने के लिए संसद जो है आर्टिकल 35 के अंतर्गत ये कानून बना सकती है और इस प्रकार के कानून बनाए हुए हैं और समय समय पर जैसी क्या नाम आवश्यकता पड़ेगी संसद जो है आर्टिकल 35 के अंतर्गत ये कानून बनाएगी। तो आज आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए। अब जो है जेएलओ के लिए केवल 2 टॉपिक यानी कि डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्व
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और हाई कोर्ट बचा है, जिसके लिए मैं 2 वीडियो जारी करूंगा, एक कल को और एक परसों को। धन्यवाद।